हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिडक्टिव वाइफ के एक और इंटेंस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ईज़े अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत दुखी थी और रो रही थी। उसे शांत करने के लिए यूह्योन उसके कमरे में आता है और फिर दोनों के बीच एक बेहद रोमांटिक और पैशनेट किसिंग सीन शुरू हो जाता है। अब चलिए देखते हैं चैप्टर 14 में इसके आगे क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत उसी इंटेंस मोमेंट से होती है। ईज़े की उंगलियां यूह्योन की शर्ट से नीचे फिसल रही हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद गहरे और पैशन के साथ किस कर रहे हैं। यूह्योन किस करते हुए धीरे से फुसफुसाता है, ये तो एक समस्या है ना? तुम पहले ही इतनी उत्तेजित हो चुकी हो। ईज़े हल्की सी सिसकी लेती है। आह, यूह्योन आगे कहता है, ऐसा लगता है तुम इसी का इंतजार कर रही थी ईज़े। ईज़े उसे कसकर गले लगा लेती है और मदहोशी में उसका नाम लेती है। ओह यूह्योन। यूह्योन ईज़े के कंधों को हल्के से हिलाता है और शरारती मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है ईज़े, क्या तुम आज रात फिर से रोने वाली हो? ईज़े कहती है, चलो बिस्तर पर चलते हैं। यूह्योन मान जाता है, ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं। ईज़े मन ही मन सोचती है, मेरा पूरा शरीर झंझना रहा है और जैसे आग लग रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ईज़े प्यार से यूह्योन की उंगली चूमती है। यूह्योन गहरी सांसें लेते हुए कहता है, क्या तुम मुझे जल्दबाजी करने को कह रही हो? तुम बहुत शरारती हो ईज़े। बिस्तर पर यूह्योन ईज़े के ऊपर है। ईज़े अचानक उसकी उंगली पर हल्का सा काट लेती है। यूह्योन हल्के से कराहता है, सॉरी। यूह्योन अपनी उंगली पोंछता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें अफसोस है तो मेरी उंगली चाटो। ईज़े उसकी उंगली चाटती है। यूह्योन आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ो। ईज़े गहरी सांसें ले रही है और कहती है, मैं और करना चाहती हूँ। अचानक यूह्योन पीछे हट जाता है। तुम मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आज नहीं। ईज़े घबरा जाती है, क्यों नहीं? तो तुम क्या कर रहे हो? आह! ईज़े हैरानी से बिस्तर पर लेटी उसे देखती रह जाती है। वो चादर को कसकर पकड़ती है और कहती है, रुको। यूह्योन वापस उसके करीब आता है और उसे पकड़ता है। वो पूछता है, क्या हम बस कर नहीं सकते? ईज़े पसीने से भीगी हुई है और कहती है, यूह्योन, मैं अब और खुद को रोक नहीं सकती। यूह्योन उसके चेहरे के पास आता है और कहता है, ईज़े, तुम बहुत ईमानदार हो, अपनी फीलिंग्स को लेकर और तुम्हारा शरीर क्या चाहता है उसे लेकर। ईज़े मन ही मन सोचती है, कुछ हफ्ते पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुमसे ऐसी गंदी बातें कहूंगी, लेकिन अभी मुझे कोई परवाह नहीं है। और फिर दोनों एक बार फिर से गहरे किस करने लगते हैं। अगली सुबह ईज़े की आंखें खुलती हैं और वो झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। वो उठ खड़ी होती है और सोचती है, यूह्योन के साथ सोने के बाद मुझे हमेशा इतना खालीपन क्यों महसूस होता है? बाहर आने पर वो देखती है कि यूह्योन पहले से ही तैयार है और अपना फोन देख रहा है। यूह्योन पीछे मुड़ता है और पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई ईज़े? ईज़े का चेहरा लटक जाता है। वो कहती है, मैं बिस्तर से उठी क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। यूह्योन कदम बढ़ाकर उसके पास आता है और उसे पानी का गिलास पकड़ाता है। ये लो, इसे पियो। ईज़े मन में सोचती है, वो मुझे कंफ्यूज कर देता है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे साथ ही इतना दयालु है, इसलिए मैं सोचती रहती हूँ कि उसे सच में मेरी परवाह है। ईज़े उसे देखती है और कहती है, थैंक यू। यूह्योन अपने हाथ से ईज़े के चेहरे को पोंछता है। ईज़े के पसीने की एक बूंद गिरती है। ईज़े उसे घूरती है। यूह्योन पूछता है, क्या हुआ? यूह्योन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तुमने अभी मुझे जिस तरह से देखा वो काफी सजेस्टिव था। ईज़े घबरा कर पूछती है, मैंने क्या किया? यूह्योन, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है और अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं किया था तो ये एक समस्या है। यूह्योन अपना फोन चेक करने लगता है। ईज़े कहती है, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। यूह्योन, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। ईज़े मुड़ते हुए कहती है, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो, है ना? यूह्योन जवाब देता है, शायद थोड़ा सा। काश मैं तुम्हें और चिढ़ा पाता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। यूह्योन सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हारे पिता को एयरलिफ्ट करके दूसरे अस्पताल ले जाने वाला हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुरंत ट्रांसफर का काम शुरू कर दूंगा। ईज़े यूह्योन का फोन देखती है। वो मन में सोचती है, ओह, ये आदमी पहले ही 10 कदम आगे की सोच रहा है। मुझे खुशी है कि उसने सारी रात जागकर कोई हल निकालने की कोशिश की, लेकिन क्या डैड ठीक रहेंगे? यूह्योन धीरे से फुसफुसाता है, जिंदों को जीते रहना चाहिए और लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। ईज़े सोचती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत सुकून है और शायद वो बस अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं उस पर भरोसा करना चाहती हूँ। अगले सीन में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तभी मैसेज आता है, ट्रांसफर पूरा हो गया है, आपके पिता को अभी स्थिर किया जा रहा है। कार में ईज़े कहती है, हाँ,
यूहियोन ड्राइव करते हुए कहता है, मैं कह रहा हूँ कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि तुम बस इसी बारे में सोच रही थी। ईजे उसकी तरफ देखती है और पूछती है, ओह, क्या तुम्हें लगता है मेरी सौतेली माँ इस बात को मान लेंगी? यूहियोन कहता है, उनकी नज़रों से बचने के लिए तुम अपनी विजिट्स तब तक के लिए लिमिट क्यों नहीं कर देती जब मैं वहाँ मौजूद रहूँ? अगर तुम्हें चिंता है तो हम आज रात काम के बाद उन्हें देखने जा सकते हैं। ईजे कहती है, ठीक है, थैंक यू यूहियोन, मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगी। सीन में एक फ्लैशबैक आता है जहां यूहियोन ईजे से कहता है, सच कहूं तो कल कुछ हुआ था। ईजे पूछती है, हाँ, क्या हुआ? यूहियोन बताता है, किसी ने एक पोस्ट लिखकर तुम पर पिछले दरवाजे से नौकरी पाने और ऑफिस में अफेयर चलाने का आरोप लगाया है। ईजे शॉक रह जाती है, क्या? ये कहाँ पोस्ट किया गया था? यूहियोन, कंपनी के मैसेज बोर्ड पर। ईजे मन ही मन सोचती है, मुझे लगता है लोगों को पता चलने में बस कुछ ही समय की बात है। ये सच है कि मुझे ये नौकरी इसी शर्त पर मिली थी कि मैं यूहियोन से शादी करूंगी। ईजे मुट्ठी भींचती है, अपने पिता के सपोर्ट से एक अच्छी जिंदगी जीने के बाद मुझे अपने परिवार को पालने के लिए समाज में बाहर फेंक दिया गया। पिछले 1 साल से मैं तमाम संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद डटी रही हूँ। कार की ब्रेक लगने की आवाज आती है। यूहियोन कहता है, एक करेक्शन जारी कर दिया गया है, लेकिन जो अफवाहें पहले ही फैल चुकी है उन्हें रोकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। उन्हें रोकने की कोशिश करना उल्टा हम पर ही भारी पड़ेगा। यूहियोन आह भरता है, मेरे पास जो थोड़ा सा समय था मैं उसमें कुछ हल निकाल पाया हूँ। असल में ये पक्के हल होने के बजाय चुनने के लिए ऑप्शन ज्यादा है। पहला ये कि लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में बता दें और कहें कि तुमने स्पेशल बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए FV बायो ज्वाइन किया है। दूसरा ये कि CEO से मदद मांगी जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ईजे सोचती है, हालांकि वो ऐसा इंसान है जो मांगने पर मदद करेगा, लेकिन मैं सच में उसके पास नहीं जाना चाहती। किसी भी ऑप्शन में मुझे खुद कोई एक्शन नहीं लेना है। ईजे पूछती है, हर सिनेरियो में तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? यूहियोन कहता है, मैंने ही तुमसे एक मुश्किल एहसान मांगा था और उस पोस्ट में बातें मेरे बारे में ही थीं। मुझे लगता है कि इस स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम ऐसा दिखावा करो जैसे तुम कुछ नहीं जानते और मैं अपनी नौकरी छोड़कर गायब हो जाऊं। ईजे कहती है, किसी अफवाह का सच तभी तय किया जा सकता है जब उसमें शामिल दोनों पक्ष मौजूद हों, और मेरे बिना लोगों के पास वो जजमेंट लेने का कोई आधार नहीं होगा। यूहियोन उसे देखता है, ईजे, अगर इस स्थिति में किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। मैं वो हूँ जिसने आखिरी फैसला लिया था और तुम्हें कंपनी ज्वाइन करवाई थी। कार फिर से रुकती है। ईजे कहती है, यूहियोन कहता है, खैर, चूंकि ऐसा लगता है कि हम किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आगे बढ़कर खुद ही फैसला कर लूंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं उस ऑप्शन के साथ जाऊंगा जो कम नुकसानदायक लगता है। ईजे मन में सोचती है, मुझे हैरानी है कि क्या वो इसलिए ज़बरदस्ती कर रहा है क्योंकि मेरी सोचने समझने की क्षमता धुंधली पड़ गई है। अगर वो लगातार ठंडा और कठोर बना रहता तो ये आसान था। एपिसोड के आखिर में ईजे मन में कहती है, यूहियोन, मैं तुम्हें बस समझ ही नहीं पा रही हूँ। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर 14 यहीं खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में क्या होगा? यूहियोन ने वो कौन सा कम नुकसानदायक ऑप्शन चुना है? क्या वो सच में अपनी नौकरी छोड़ देगा या फिर ईजे के साथ अपने रिश्ते का सच सबके सामने लाएगा? ये सब हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।